नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर एक नई वैकेंसी है जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। आरआरबी एएलपी नई भर्ती, जितना भी नोटिफिकेशन में क्या क्या जरूरी बातें हैं, कितने पद है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या गलतियों से आपको बचना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी एक एक साथ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। जी आपको बता दें, एएलपी रेलवे की एक बहुत ही बड़ी भर्ती है जिसमें कुल 9970 पोस्ट से भी ज्यादा पोस्ट खाली हैं और इस पर निकली है एक भर्ती। चलिए कुछ महत्वपूर्ण डेट्स जान लेते हैं। आखिरकार योग्यता क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आयु क्या होगा, कट ऑफ कितना जाएगा और सिलेबस कैसा होगा। इसमें से कुछ बातों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बता चुकी है। हम इंपॉर्टेंट कुछ बातें कर लेंगे, जैसे कि जी हाँ, एज कैसा होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट कैसा होगा, फोटो का वगैरह का क्या होगा, डिटेल क्या होगा, कितनी वैकेंसीज है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वहीं हम लोग किसकी बात नहीं करेंगे, सिलेबस की बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत सारे बच्चों को पहले से पता रहती है। इसके बाद सैलरी कितनी मिलती है, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलरी बहुत ही अच्छी खासी 1 लाख रुपए तक का सैलरी इसका होता है। एग्जाम का पैटर्न तो आपको पता ही होगा कि 2 पैटर्न में होगा, CBT 1 CBT 2। तो इसके बारे में भी हम लोग ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो मेन टॉपिक्स है, चलिए, और जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक है तो आपका इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, 29 तारीख को जारी हुआ था, ठीक है। और इस फॉर्म का स्टार्ट हो चुका है 12 अप्रैल से। इस फॉर्म को भरने का स्टार्ट हो चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कई बच्चों ने इस फॉर्म को भर भी दिया होगा। और इसका लास्ट डेट है 11 मई 2025 को इसका लास्ट डेट है। अगर इसमें जी हाँ कोई फॉर्म को पेमेंट करने में डिले होता है तो 13 तारीख तक इसको पेमेंट करने का अपडेट है। जी हाँ, और कोई गलती होता है, अगर गलती, तो इसका आप देख सकते हैं डेट ऑफ फॉर मॉडिफिकेशन, विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म 14 मई से 23 मई के बीच में आप इसको सुधार सकते हैं। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसका डेट भी आपको पता चल चुका है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो कट टू कट बात रहेगा वही बात करेंगे। इसके बाद जो अगली है अपडेट, जी हाँ, इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो यहाँ पर जी हाँ, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए सिटीजनशिप की, तो आपके पहले तो भारतीय होना चाहिए या फिर भूटान या नेपाल के अगर हो तो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार इस फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अगर आप ओबीसी से भरते हैं तो यहाँ पर आपको बात ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप फॉर्म भरते होंगे तो स्टेट लेवल का आपको डॉक्यूमेंट दे देते होंगे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है The certificate of eligibility issued by the government of India has to be submitted during document verification। जी हाँ, फाइलिंग which is his and candidate shall be rejected। अगर आप जी हाँ, अगर आप फॉर्म में स्टेट लेवल का कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर भारतीय, जी हाँ, भारत की तरफ से जो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ओबीसी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, आप उसको पूरी तरह से ओबीसी यानी मतलब जो आपको जाति आया उसी बनने के बाद जो बनता है वो आपको सबमिट करना है। और यहाँ पर जब फॉर्म भरिएगा तो आपको क्या ध्यान देना है कि वहां पर पूछा जाएगा किससे इशू हुआ है डॉक्यूमेंट। जब आप इशू करने का वहां पर लिखा हुआ रहेगा, आप फॉर्म पहले भरिएगा, ओबीसी है क्या है, SC ST है, मतलब ओबीसी से अगर आप भर रहे हैं तो आपका स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल लेवल का फॉर्म को जी हाँ इसमें अप्लाई करना है, आपको जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। यहाँ पर स्टेट लेवल का डॉक्यूमेंट आपको नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल लेवल का फॉर्म में जी हाँ सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट, SDO DC इस तरह से इशू हुआ दिखा हुआ रहना चाहिए। अगर आपका CO या CO से अगर बना हुआ है तो आपको नहीं चलेगा। ये पहले आपको ध्यान देना है, इस पे आप ज़्यादा डिस्कस जरूर करें क्योंकि डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इस पे गलती नहीं कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर गलत पाए जाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि भारतीय सरकार के द्वारा जो पारित आपको डॉक्यूमेंट है ओबीसी है वही सबमिट करना है, स्टेट लेवल का नहीं करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी हाँ किस तरह से छूट मिलने वाली है। अगर आप भी इस फॉर्म को भरते हैं तो एज क्राइटेरिया क्या है, आपको कितना छूट मिलेगा, ठीक है, एज रिलैक्सेशन कितना है। यहाँ पर ST ST के लिए, यहाँ SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का मैक्सिमम दिया गया है। एक सर्विसमैन के लिए जो इन तरह से कैटेगरी में आते हैं, जैसे जनरल और यूआर में, ओबीसी NCL में, SC ST में आते हैं, तो 3 साल का वहाँ उनको मिल जाएगा सर्विस फ्रॉम एज
जब तक से उनका एज था, मतलब जो जॉब का एज होगा उससे आपको छूट मिलेगा। 6 साल से मिलेगा, 8 साल का छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर छूट तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आती होगी कि किस तरह से आपको छूट मिलता है, तो आपको इस पे फोकस जरूर करना है। अगर आप एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एज क्राइटेरिया के अनुसार। एलिजिबिलिटी अगर आपकी है तो आप आराम से भर सकते हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं फी कितना रहने वाला है यहाँ पर। जी हाँ, अगर आप भी 500 रुपये और 250 रुपये यहाँ पर दिया गया है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो। अगर आप कोई भी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं और छूट जो आरक्षण पाने वाले हैं उसके छोड़कर 500 रुपये और 250 रुपये आपका फी है। वहीं पर देख सकते हैं फॉर कैंडिडेट्स हु आर बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसन फीमेल 250 रुपये उनका दिया गया है। और सेल बी रिफंडेड अगर 250 रुपये जब आप एग्जाम दे देते हैं, यानी जब आप फॉर्म को भरते हैं और बैंक अकाउंट का डिटेल आपको मांगा जाता है, तो आपका 500 रुपये अगर लिया जा रहा है तो 400 रुपये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा आप एग्जाम में जैसे ही बैठेंगे तो। और वहीं पर 250 रुपये भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर 250 रुपये कुछ चार्जेस काट कर वापस भेज दिए जाएंगे। तो ये बेनिफिट है रेलवे की तरफ से, आप इसको भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट से आप कर सकते हैं। फॉर्म को जब भरिएगा तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके इसको आगे बढ़ सकते हैं और आपको ये रिटर्न भी पैसा मिल जाएगा। जितना कटेगा उसमें से कुछ चार्जेस कट के 100 रुपया जैसा कट के बाकी पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठिएगा तब बहुत सारे सवाल आता है कि कब पैसा आएगा। एग्जाम में जब बैठ जाइएगा सरकार आपको खुद ब खुद रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके बाद जो अगला है, आपको क्या ध्यान देना है फॉर्म भरते समय, फोटो की क्या। हाँ जी हाँ, फोटो बहुत बड़ा फैक्टर करता है। अगर आप फोटो जब सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जो साइज वगैरह तो दिया गया है, आपको क्या देखना है कि आपका पुराना फोटो नहीं होना चाहिए और ड्रेस जो है, जो आप कपड़े पहन रहे हैं फॉर्म भरते समय, वो व्हाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ पर, और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। कल जो कपड़ा पहनते हैं वो व्हाइट नहीं होना चाहिए, आपको बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, कपड़े व्हाइट नहीं रखनी है, तो नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपको पहले बात को ध्यान रखना है। और जो जातीय आवासीय जो है वो PDF के तौर पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जब आप फर्स्ट अगर ST SC पाए जाते हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट जमा करना रहता है तो आप उसको PDF फॉर्म में सबमिट अपलोड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप अपने से फॉर्म भरते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और कई बार ऐसा होता है फोटो नहीं लेता है, तो फोटो का भी जी हाँ क्लीन होना चाहिए, फोटो बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। और आपको इस तरह से इस पे ध्यान जरूर देना है कि फोटो आपका रिजेक्ट ना हो। इसके बाद जो अगली अपडेट है, सिग्नेचर भी ठीक उसी प्रकार से है। आपको ब्लॉक और कैपिटल में नहीं होना चाहिए। अगर आप कैपिटल और ब्लॉक में लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिख के और कैपिटल में लिखते हैं, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और ब्लैक इंक पेन ओनली, जी हाँ, ब्लैक पेन से आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो काले पेन से इसमें साइन अपलोड कीजिएगा, वरना था आपको दिक्कत होगी। देख ले सकते हैं यहाँ पर ST SC सर्टिफिकेट के लिए भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, आप इसको PDF के माध्यम से आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर साइज भी दिया गया है कि साइन कैसे अपलोड करना है, और फोटो का भी साइज आपको पहले पता चल गया होगा। और यहाँ पर क्लियर होना चाहिए जब आप वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, और वो भी PDF के फॉर्म में आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जरूर इस बातों का ध्यान देना है। जो मेन टॉपिक है, मैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में नहीं जाते हुए जितना बेसिक लोगों को समझा पाऊंगा उस तरह से आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जोन वाइज वैकेंसीज कितने हैं, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपको पता होगा कि 9970 करीबन 10,000 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जोन और कैटेगरी वाइज डिटेल दिया गया है कि आपका वैकेंसी कितना है। जैसे उदाहरण के लिए अहमदाबाद में, जैसा कि यहाँ अगर आप डिटेल से जानते हैं, मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको सारा डिटेल दे देता हूँ। अहमदाबाद में जी हाँ, जो कि WR जोन होता है, इसका फुल फॉर्म आप सर्च कर करके आराम से चेक कर सकते हैं। और इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 223 सीट है, SC के लिए 74 सीट है, ST के लिए 37, OBC के लिए 130 और EWS के लिए 33। टोटल है 497 और XSM के लिए 50 है। यानी आपको एक्स जो जितने भी आर्मी से रिटायर करते हैं या कोई एक्स कैंडिडेट है वो भरना चाहते हैं तो उनके लिए 50 सीट अलग से है। उसके बाद अजमेर में NWR और WCR, ये दोनों जोन अजमेर से हैं, तो ये इस बात का भी जरूर ध्यान रखना, अपना जोन देख लेना है। और कटअप कितना जाता है इसके बारे में भी पूरा डिटेल हम बताएंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पर 162 है जनरल कैटेगरी के लिए, UR अनरिजर्व्ड। ठीक है, और 109, ये दोनों जगहों पर जनरल के लिए इतने इतने सीट खाली हैं। SC के लिए 262 4 है, जी हाँ, ये दोनों जगह के लिए। और NWR के लिए जनरल में 73 और
इसमें 0 है, ठीक है। ओबीसी के लिए 133 और 14 सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 49 और 14 सीट खाली है। टोटल आपको 679 और 141 इन दोनों जगह पर अजमेर से आपको सीट खाली को मिलेंगी, और वहीं यहाँ पर 69 और 14 आपको एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। और वही प्रयागराज के लिए एनआर और एनसीआर ये दोनों जोन इसी में प्रयागराज में आते हैं, तो 33 सीट जनरल और 218 के लिए एनसीआर में, एससी के लिए 12 और 72, एसटी के लिए 6 और 50, ओबीसी के लिए 21 और 110, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 और 0, और टोटल यहाँ पर 508 और 46 पोस्ट खाली हैं। वहीं पर 51 और 5 एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे भोपाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 508 और 80 यहाँ पर थे, माफ कीजिएगा, और 8 और 51 इसमें था, ठीक। यहाँ पर भोपाल के लिए WR और WCR यहाँ पर सीट्स को भी बहुत ज्यादा आपको देखकर और ध्यान से आपको देख लेना, ठीक है। जनरल कैटेगरी 23 और 221 है आपका, इसमें 12 है एससी के लिए और 103 है, 0 है और 53 है एसटी के लिए, 11 है और 130 है ओबीसी के लिए। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 0 और 111, और टोटल आपका 46 और 618 सीट खाली है। वहीं पर 5 और 62 इस भोपाल के लिए था, मैंने शुरू में गलती से ऊपर वाले को बता दिया था, ठीक, इसको देख लेना है। वहीं भुवनेश्वर में ECOR बोल सकते हैं, जिसमें जनरल के लिए 454, एससी के लिए 205, एसटी के लिए 119, ओबीसी के लिए 121, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 और टोटल 928 पोस्ट खाली है इसमें, ठीक है। और वहीं पर एक्स सर्विसमैन के लिए 93 सीट खाली है। बिलासपुर में SECR जो इसका जोन होता है 228, 86, एसटी के लिए 43, ओबीसी के लिए 155, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, और टोटल आपका 568 सीट खाली है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 57 खाली है। वहीं आपको बताते हैं चंडीगढ़ के लिए NR 188, 56, 28, 117, 44, 433 सीट खाली है, और 44 सीट एक्स सर्विसमैन के लिए। वहीं चेन्नई की बात करें तो साउथ रीजन 155, 56, 37, 77, 41, 362 टोटल है, और 37 एक्स सर्विसमैन है। इसी प्रकार से टोटल यहाँ पर 9970 सीट खाली हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके आराम से चेक कर सकते हैं, जिसमें कितने जोन वाइज आपको वैकेंसी डिटेल है। तो एक बार का आपको यहाँ पर जरूर ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा किस में सीट खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर सिकंदराबाद में सबसे ज्यादा आपको सीट दिखाई दे रही होगी, 435, 136, 70, 216, 110, टोटल है 967, ठीक है। 98 है एक्स सर्विसमैन के लिए, और उसके बाद 928 यहाँ पर सीट खाली है, और ये 928 किसका है आप देख सकते हैं, भुवनेश्वर के लिए। और उसके बाद 600, 500, जिस प्रकार से आपको जहां पर आपका रुचि है, आप जहां से एलिजिबल है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी कैसे चूज करना है, आप जोन कैसे चूज करना है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम जरूर बताएंगे अपने चैनल में। और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।